Audio Jungle. जरा सोचिए, क्या होता है जब एक पूरा का पूरा उपमहाद्वीप अपने टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे विशाल प्रेशर कुकर की जिसमें बस कुछ दिनों से नहीं बल्कि दशकों से भारी गुस्सा और असंतोष उबल रहा हो। आज के इस विश्लेषण में हम 1857 के उस ऐतिहासिक और महाविद्रोह की गहराई में उतरेंगे जब समाज के बिल्कुल अलग-अलग वर्ग ईस्ट इंडिया कंपनी की दमघोंटू नीतियों के खिलाफ एक साथ उठ खड़े हुए थे। इस ऐतिहासिक घटना की हमारी आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। देखिए, ये सिर्फ एक आम सी बगावत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा जबरदस्त भूचाल था जिसने इतिहास की धारा और भारत में ब्रिटिश राज की नींव को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया। आज हम इसके पीछे के असली कारणों, इसके उस चरम बिंदु और इसके उन दूरगामी परिणामों को समझेंगे जिनका असर सदियों तक रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 छोटे-छोटे हिस्सों में बांटेंगे। असंतोष का प्रेशर कुकर, फिर मेरठ की चिंगारी, कैसे ये जन विद्रोह फैला, कंपनी का पलटवार और अंत में 1857 के परिणाम। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, असंतोष का प्रेशर कुकर, यानी ये माहौल बना कैसे। देखिए, 18वीं सदी के मध्य से ही सत्ता के समीकरण बड़ी तेजी से बदलने लगे थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हों या दिल्ली में बैठे बहादुर शाह जफर, इन जैसे कई शासकों के अधिकार धीरे धीरे पूरी तरह छीने जा रहे थे। दूसरी तरफ टैक्स इतना ज्यादा था कि उसने बेचारे ग्रामीण किसानों और जमींदारों की कमर ही तोड़ दी थी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कंपनी के जो अपने भारतीय सैनिक थे, जिन्हें सिपाही कहा जाता था, वो भी अपने वेतन और काम की शर्तों से बेहद गुस्से में थे। फिर 1856 में एक नया कानून आ गया जिसने कह दिया कि जरूरत पड़ने पर सैनिकों को समुद्र पार जाकर भी अंग्रेजों के लिए लड़ना होगा। अब उस दौर में यह नियम कई लोगों की गहरी धार्मिक मान्यताओं के बिल्कुल खिलाफ था। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यहां एक शब्द को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है, म्यूटिनी यानी बगावत। बगावत असल में तब होती है जब सेना में मौजूद सैनिक एक समूह के रूप में एकजुट होकर अपने ही अधिकारियों के आदेशों को मानने से साफ इनकार कर देते हैं। और 1857 की शुरुआत में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। कंपनी के देसी सैनिकों की कुछ व्यक्तिगत शिकायतें धीरे धीरे एक बहुत बड़े सशस्त्र विद्रोह में बदल गईं। उस वक्त जमीनी हालात क्या थे, इसे समझने के लिए विष्णु भट्ट गोडसे की किताब माझा प्रवास के कुछ अंश देखते हैं। ये हमें बताते हैं कि उस समय समाज में किस तरह की भयानक अफवाहें फैल रही थी। लोगों के मन में ये बात घर कर गई थी कि अंग्रेज हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हैं। कलकत्ता में बनाए गए 84 नियमों की एक सूची और एक गुप्त धर्म युद्ध की योजना की बातें हर नुक्कड़, हर चौराहे पर गूंज रही थीं। इसका एक और सीधा सबूत सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों से मिलता है। जब 1856 में अंग्रेजों ने अवध पर जबरदस्ती कब्जा किया, तो सैनिकों के मन में अविश्वास और गुस्से का मानो एक ज्वालामुखी फट पड़ा। और इसी बीच एक ऐसी अफवाह उड़ी जो आग की तरह पूरे देश में फैल गई कि नई राइफलों के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। बस फिर क्या था, इस एक बात ने सिपाहियों के शक और अविश्वास को चरम पर पहुंचा दिया। और यही शक आगे चलकर बना हमारी कहानी का दूसरा हिस्सा, मेरठ की चिंगारी। 1857 के उस बसंत में घटनाओं की रफ्तार सच में बहुत तेज थी। 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इसके बाद 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों ने जब नए कारतूसों का उपयोग करने से मना किया, तो उन्हें सीधे 10 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। इसके ठीक अगले ही दिन 10 मई को मेरठ के सैनिकों ने खुली बगावत कर दी। उन्होंने जेल तोड़कर अपने साथियों को आजाद कराया और बिना रुके रात भर मार्च करते हुए 11 मई की सुबह दिल्ली पहुंचकर उस पर कब्जा कर लिया। इन विजयी सिपाहियों ने अब सीधे तौर पर फिरंगियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। फिरंगी शब्द विदेशियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें एक तरह का गहरा तिरस्कार या नफरत का भाव छिपा होता था। दिल्ली पहुंचकर इन सैनिकों ने उम्रदराज मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को मजबूर कर दिया कि वे अपनी अनिच्छा के बावजूद इस बड़े आंदोलन के प्रमुख नेता बने। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जन विद्रोह का प्रसार, यानी कैसे एक सैन्य बगावत एक विशाल आंदोलन बन गई। बहादुर शाह जफर के समर्थन के बाद विद्रोह की ये आग बहुत ही तेजी से उत्तर भारत के महत्वपूर्ण केंद्रों जैसे कानपुर, लखनऊ और बरेली तक फैल गई। अब ये केवल छावनियों तक सीमित नहीं था। आम किसान, कस्बों के लोग, जमींदार और यहां तक कि धार्मिक नेता भी अपने अपने स्थानीय नेताओं के इर्द गिर्द एकजुट होने लगे थे। इस क्रांति ने
कई बड़े क्षेत्रीय चेहरों को एक साथ ला खड़ा किया। कानपुर में नाना साहब, अवध में बिरजस कद्र और बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, तांतिया टोपे, दिल्ली में बख्त खां और बिहार में कुंवर सिंह, इन सब ने इस मौके को भुनाया और गिनती में बहुत कम पड़ रही ब्रिटिश सेनाओं को खदेड़ने में अपनी पूरी जान लगा दी। हालात कुछ ऐसे हो गए थे जिन्हें संभालना नामुमकिन सा लग रहा था। एक तरफ विद्रोही सिपाही अंग्रेज अधिकारियों के घरों पर हमले कर रहे थे, तो दूसरी तरफ घुड़सवार सेनाओं के बीच जबरदस्त युद्ध चल रहा था। इस उथल-पुथल और संघर्ष का पैमाना इतना विशाल था कि कई जगह पर ब्रिटिश सेना बिल्कुल ही कमजोर पड़ गई थी। और तो और आम लोगों को यह पक्का विश्वास होने लगा था कि अब ब्रिटिश राज हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? बिल्कुल नहीं। ये हमें लाता है हमारे चौथे हिस्से पर, कंपनी का पलटवार। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए अपना सबसे बड़ा और खौफनाक पलटवार किया। सीधे इंग्लैंड से भारी हथियारों और तोपों से लदी एक बहुत विशाल सीज ट्रेन हाथियों की मदद से दिल्ली पहुंची। कंपनी ने अपनी पूरी सैन्य ताकत इस युद्ध में झोंक दी और आखिरकार सितंबर 1857 में दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा देकर रंगून भेज दिया गया। दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बुरी तरह से विस्फोट से उड़ा दिया गया। लेकिन याद रखिए, भले ही दिल्ली उनके कब्जे में आ गई थी, विद्रोह तुरंत शांत नहीं हुआ था। लखनऊ और झांसी जैसे बड़े क्षेत्रों में फैले इस विशाल जन प्रतिरोध को पूरी तरह से कुचलने और शांति वापस लाने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक बहुत ही भीषण और खून खराबे वाला युद्ध लड़ना पड़ा। अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, 1857 के परिणाम, जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। साल 1858 ये वो साल था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इतने बड़े पैमाने पर हुए विद्रोह ने ब्रिटिश संसद को मजबूर कर दिया कि वे एक निर्णायक कानून पारित करें। इस कानून ने भारत पर शासन करने की ताकत सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छीनकर पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन यानी राजशाही को सौंप दी। 1858 के बाद की नीतियों में जमीन आसमान का अंतर आ गया। 1857 से पहले जहां रियासतों पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया जाता था, वहीं अब भारतीय शासकों को उनके क्षेत्र बनाए रखने की अनुमति दी गई। बस शर्त यह थी कि वे ब्रिटिश रानी को अपना सर्वोच्च शासक माने। भविष्य में सेना में किसी भी विद्रोह के खतरे को कम करने के लिए भारतीय सैनिकों का अनुपात काफी घटा दिया गया और उनकी जगह यूरोपीय और गोरखा सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। और सबसे जरूरी बात, अंग्रेजों ने आधिकारिक तौर पर यह वादा किया कि वे भारतीय धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों का पूरा सम्मान करेंगे। आज भी लखनऊ रेजिडेंसी के ये गोलियों से छलनी खंडहर उस हिंसक और दर्दनाक अतीत की गवाही देते हैं। 1857 के इन घटनाक्रमों ने वास्तव में भारत के भविष्य की रूपरेखा को शाब्दिक और प्रतीकात्मक दोनों ही रूपों में पूरी तरह बदल कर रख दिया। इन खंडहरों को देखकर जहन में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या इतिहास केवल बीती हुई घटनाओं का कोई पुराना दस्तावेज है, या फिर ये हमारे वर्तमान और भविष्य को आकार देने वाली सबसे बड़ी ताकत है? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।